गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एमए इतिहास के फाइनल में महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमने वीडियो देखे थे उसमें हमने स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। ये सब अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व व्यवस्था है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट स्थायी व्यवस्था का देखा था, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा हमने रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखा था और तीसरा हम पॉइंट देख रहे हैं महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था क्या है इसको हम इस वीडियो के मार्फत जानेंगे। आपसे इसमें चर्चा करेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। जो गांव होते थे उसको महाल कहा जाता था और उस महाल की वजह से इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। क्या होता था, जैसे कि जो भू राजस्व व्यवस्था है वह उत्तरी भारत में जिन जिन प्रदेशों पे लागू की गई थी वह महालवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। ये प्रदेश थे आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत। इन क्षेत्रों पर भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें जो है प्रत्येक प्रदेश के जमींदार तथा ग्राम पंचायतों के अधीन भूभाग होता था, उसको महाल कहा जाता था और सरकार ने प्रत्येक महाल के आधार पर भू राजस्व निर्धारण किया। अतः इस प्रणाली को महालवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था कहा जाता है। इस निर्धारित भू राजस्व में वृद्धि करने का प्रावधान भी रखा गया, किंतु जब तक जमींदार अथवा ग्राम पंचायत का शुद्ध लाभ भू राजस्व से 20% अधिक हो तो राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। अच्छा, उस समय गांव का जो मुखिया था उसको लंबदार कहा जाता था और लंबदार का क्या काम होता था? गांव से लगान वसूल करना। मेन बात इसमें यह थी कि जो गांव का मुखिया था यही लगान वसूल करता था। मतलब ऐसे ये नहीं कि किसान लोग लगान वसूल कर रहे हैं या वो दे रहे हैं लगान, वो ही एकत्रित करता था जो मुखिया होता था और वो एकत्र करके इसको वहां जमा कराता था। इसका एक शाब्दिक अर्थ भी कह सकते हैं कि भूमि का ढेर जो एक आगम के अधीन धारण किया जाए। ये कार्डन बेवल की कोटेशन है। वैसे तो महालवाड़ी का तात्पर्य आप उस व्यवस्था से कह सकते हैं जिसके अंतर्गत संपूर्ण गांव या संपूर्ण गांव की जो भूमि होती है उसका भूमि का बंदोबस्त का समझौता केवल गांव के मुखिया से किया जाता है। आ गई बात समझ में? इसमें किसानों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। फिर सुन ले आप, महालवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, रैयतवाड़ी में अपन ने क्या पढ़ा था? रैयत मतलब किसान, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो गांव का या संपूर्ण भूमि का बंदोबस्त का समझौता किससे किया गया? गांव के मुखिया से। और इसमें किसानों को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। कहाँ कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, जिसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, इस पर ये वहां पर लागू किया गया था। और सबसे पहला जो इसको होस्ट किया था या जो इसकी अवधारणा थी किसने रखी थी? होल्ड मैकेंजी ने इसकी अवधारणा रखी थी और इसे लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में। आगे ना समझ में आपको? इस कर का जो भुगतान उसका दायित्व किसको सौंपा गया? जमींदारों को या वहाँ मेन वो जो हेड होता था वहाँ का उसको, और वही इसके प्रति पूरा समर्पित था या वो पूरा उसको करना पड़ता था, जिम्मेदारी उसकी थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के गुण और दोषों के बारे में। प्रत्येक व्यवस्था में परिस्थिति के अनुसार गुण व दोष भी था। महलवाड़ी व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके जो है गुणों को देखेंगे। ये समझौता ग्राम प्रमुख के साथ किया जाता था और वही इसके भुगतान के लिए उत्तरदायी होता था, ना कि किसान। पहला पॉइंट हमारा ये है गुण व्यवस्था में। दूसरा, इस व्यवस्था में लगान की राशि को समय समय पर निश्चित किया जाता था, जिससे सरकार हर बार उत्पादकता में वृद्धि होने पर इससे अवगत होती रहती थी।
दूसरा पॉइंट हमारा ये था। तीसरा, इस लगान की राशि भूमि की उत्पादन क्षमता के अनुसार निश्चित की जाती थी। ठीक है, तो लगान निश्चित करने का आधार खेत में उगाई जाने वाली जो भूमि का मूल्य होता था वो होता था। निश्चित किया गया लगान वो तब तक परिवर्तन नहीं किया जाता था जब तक कि भूमि का पुनः सर्वेक्षण नहीं किया जाता। तो ये थे इसके गुण। अब दोषों के बारे में देखें क्या है। सबसे पहले तो लमदार, आपको मैंने पहले भी कहा, गांव का जो मुखिया था उसको लमदार कहा था। ये क्या करता था, अपने स्वार्थ के लिए अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था, क्योंकि सरकार का संबंध किससे था, इसी से था, और यही अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, तो सारा कुछ इसके हाथ में ही होता था, ये चाहे जैसा कार्य कर सकता था। दूसरा, नमदार सरकार वह किसानों के बीच की मध्यस्थ का काम करता था, एक कड़ी के रूप में, और इसके फलस्वरूप क्या होता था कि वे गांव की भूमि के एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे। तीसरा, नमदारों का किसानों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बड़ा उग्र होता था, और वो क्या करते थे, जो छोटे किसान थे उनका क्रूरता से दमन कर देते थे। चौथा पॉइंट हम लेंगे, जो छोटे किसानों को नाम मात्र की धनराशि का भुगतान करके बड़े लोग संपूर्ण उपज पर अपना एकाधिकार जमा लेते थे। इसी तरह से 1822 के बंदोबस्त के अनुसार सरकार की आय का 3/4 भाग प्राप्त करने हेतु पूर्णतया दमनात्मक नीति थी। ये बार बार जांच के नाम पर किसानों को प्रताड़ित किया जाता था या उनको पीड़ित किया जाता था। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में जमींदारी व्यवस्था, रियायतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, वह सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर शुरू की गई थी। उनकी किसी भी भूमि व्यवस्था में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। उनकी भूमि नीतियों ने भूमि को एक ऐसी वस्तु बना दिया जिसे बड़ी आसानी से बेचा जा सकता था या बंधक रखा जा सकता था। उनकी इस व्यवस्था से भारतीय गांव की स्थिरता और निरंतरता हिल गई। अनेक उदार हृदय पुराने जो जमींदार थे वे बर्बाद हो गए। किसानों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। किसानों को सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों के अत्याचारों और शोषण का शिकार बनना पड़ा, और जोतों का आकार निरंतर छोटा होता गया। तो अब आपको समझ में आ गया क्या था ये। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लगान का भुगतान का दायित्व किसका होता था, गांव का जो नमदार होता था उस पे गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जोतों के अनुसार भुगतान करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति भूमि का स्वामी केवल तभी तक स्वीकार किया जाता था जब तक कि वह निरंतर भूमि के लगान का भुगतान करता रहता था, और यदि कोई लगान अदा नहीं करता था तो भूमि पर अपने अधिकार को त्याग देता था। तब उस भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार हो जाता था, और इस व्यवस्था में आय का सरकारी भाग कितना होता था, 3/4। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग अत्यंत विचार विमर्श और चिंतन के बाद रखा गया था, और इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक खेत ना होकर क्या होता था, जागीर का एक गांव होता था। गांव, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया इसमें इसी वीडियो में। और इसका उत्तरदायित्व किस पे होता था, एक व्यक्ति को जो भूमि का जो गांव का मुखिया होता था उसको सौंप दिया जाता था। सारी भूमि ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहा जाता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपि भागीदारों के साथ अलग से कोई अनुबंध नहीं किया जाता था, फिर भी भागीदारों के हितों की रक्षा की जाती थी। ठीक है, तो ये था हमारा सारा महालवाड़ी व्यवस्था। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, महालवाड़ी व्यवस्था मतलब पूरे गांव का या गांव को महाल कहा जाने की वजह से इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी पड़ा। गांव का मुखिया होता था जिसका कार्य गांव से लगान वसूल करके कंपनी को देना होता था, और इसकी जो अवधारणा है सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने रखी। लॉर्ड हेस्टिंग जो था उसने इसको सर्वप्रथम ये व्यवस्था लागू की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।